Hello friends, welcome to my YouTube channel Nursing Classes. Today my topic is mania. So, mania is a serious mental illness that may cause somebody is very excited and violent. इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वायलेंट हो जाता है. इसमें पेशेंट को जो उसका एक्साइटेड लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. इसमें पेशेंट को एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा, उसका जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. इसमें पेशेंट जो होता है आगे पीछे भागता रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी से बात नहीं करना, हर जगह बस घूमते रहना. इसको हम एक मेनिक सिंड्रोम भी बोलते हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया. There are three forms of mania, that is mixed state, hypomania and associative disorder. Now the mixed state में क्या होता है कि इसमें पेशेंट को बार बार मेनिया के एंड डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हैं. एंड नाउ द हाइपोमेनिया में क्या होता है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड बिहेवियर शो करता है. मतलब वो इतना मोटिवेटेड होता है, उसको इतना अपने में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं, वो जो कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है. इसमें पेशेंट को बहुत ही कम नींद आती है. इसमें हार्डली पेशेंट जो होता है वो 3 to 4 आवर्स के लिए स्लीप लेता है. उसके बाद वो ऐसा शो करता है कि शी इज फ्रेश, मतलब टोटली फ्रेश. देयर इज अ वेरी लेस नीड ऑफ स्लीप. नाउ द एसोसिएटिव डिसऑर्डर. सिंगल मेनिया एपिसोड्स इज सफिशिएंट. इसमें क्या होता है कि सिंगल एपिसोड आता है, बस एक ही एपिसोड आएगा मेनिया का. मेनिया के जो आगे फर्दर जो फेजेस हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी. इसमें आता है कि सिंगल मेनिया के जो एपिसोड्स हैं वो आते हैं सफिशिएंट, और इसमें हम इजिली जो है बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं. नाउ द कॉजेज ऑफ मेनिया. अब क्या कॉजेज होंगे मेनिया के? या तो कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होगा, या तो किसी की डेथ हो गई हो, या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, फर्दर कोई पास में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उस वजह से जो होता है मेनिया को कॉज कर सकते हैं. ठीक है, या तो कोई जेनेटिक फैक्टर हो, जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स एबनॉर्मेलिटीज की वजह से, सीजनल इन्फ्लुएंसेस. मेनली जो भी मैक्सिमम जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो सीजनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी होते हैं. इसमें बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, साइकोसोशल थ्योरीज की वजह से भी जो है मेनिया कॉज कर सकता है. नाउ द साइन एंड सिम्टम्स. देयर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिया, दैट इज इफेक्टिव सिम्टम्स, बिहेवियर सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स. नाउ द फर्स्ट एक्सप्लेन इफेक्टिव सिम्टम्स. इफेक्टिव सिम्टम्स में क्या होता है, एलिवेटेड मूड. जो पेशेंट का जो मूड होता है वो एलिवेटेड होता है. एलिवेटेड मीन्स इंक्रीज्ड, मतलब जो उसका मूड है, उसके जो इमोशंस हैं वो या तो इंक्रीज होंगे या तो वो डिक्रीज होंगे. बट मेनिया में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट का जो मूड होता है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, अब एलिवेटेड मूड के फर्दर अंदर आते हैं 4 स्टेजेस. द 4 स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूफोरिया, इलेशन, एक्सिलिटेशन and ecstasis. Now the first explain it. यूफोरिया एक स्टेज 1 है. किसकी? एलिवेटेड मूड की. एलिवेटेड मूड में एक यूफोरिया स्टेज 1, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब उसको लगता है कि सब ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब ठीक कर रहा हूँ, नॉर्मल हूँ, वो नॉर्मल रहता है एकदम बिल्कुल नॉर्मल. उसकी जो हैप्पीनेस होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. इसमें पेशेंट जो होता है बहुत हैप्पी रहता है. उसका इतना हैप्पी जो होता है, जो हैप्पीनेस होती है वो इतनी इंक्रीज हो गई होती है कि इससे हम इजिली कंसीडर कर सकते हैं कि यस द पेशेंट इज मेनिक. ठीक है, हम नॉर्मल पेशेंट तो बहुत खुश रहते हैं, बट इसमें हम कैसे कंसीडर करेंगे कि पेशेंट जो होता है वो मेनिक है? वो कैसे करेंगे कि इसमें पेशेंट जो है वो मतलब हैप्पी होगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा इसमें. नाउ द इलेशन इज अ सेकंड स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसका जो मूड होता है वो मॉडरेट एलिवेशन में होता है, मतलब थोड़ा और बढ़ने शुरू हो जाता है, थोड़े से और शुरू हो जाता है. उसके जो मूड्स हैं उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. इसमें पेशेंट की जो भी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे. फिर आता है थर्ड इज एक्सिलेशन में क्या होता है, ये स्टेज 3 होती है. इसमें कि पेशेंट को जो मूड है वो वेरी मॉडरेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा, अब इंटेंस, मतलब मूड जो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एलिवेटेड, इंक्रीज, चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं मूड में. इसमें पेशेंट को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, कहीं भी जाके अपने पैसे खर्च करना शुरू कर देता है. मतलब इसमें पेशेंट को लगता है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर्स इसमें प्रेजेंट होता है. नाउ द फोर्थ इज
इक्टेसी क्या एक स्टेज 4 होती है। इसमें क्या होता है, वेरी सीवियर, मतलब सीवियर टाइप ऑफ मूड उसके पेशेंट्स को आ जाते हैं। इसमें स्टुपरस मेनिया प्रेजेंट होता है। स्टुपरस मेनिया का मीनिंग होता है, इसमें पेशेंट को लगता है कि बस जो भी मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बहुत अपने आप को महान समझना, हर चीज़ अच्छे से नहीं, मतलब कहीं भी जाके अपने पैसे कहीं भी वेस्ट कर देना। इसमें फैमिली जो होती है बहुत ज़्यादा फेस करती है ये प्रॉब्लम्स। नाउ द अदर सिम्टम्स में क्या होता है कि लैक ऑफ शेम, उसको कोई भी शेम नहीं रहती, वो जो भी करता है एकदम खुला कर देता है उसको। मतलब इसमें पेशेंट की सेक्स एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसमें लैक ऑफ शेम, मतलब उसमें कोई शेम नहीं रहती, कोई गिल्ट नहीं रहता, वो जो करता है वो ओपनली करता है। इसमें पेशेंट को हाइपर एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा। इसमें पेशेंट की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसमें ग्रैंडियोज एक्ट करता है। ग्रैंडियोज मीन अपने आप को महान समझना। इररिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मतलब अपने आप को वो एक रिस्पॉन्सिबल वे में वर्क नहीं करता। एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस शो करता है। नाउ द बिहेवियर सिम्टम्स क्या होंगे कि उसमें पुअर पर्सनल हाइजीन होगा, मतलब एकदम से उसकी जो ग्रूमिंग होगी वो एक बहुत ही अलग से कपड़े वेयर करता है, मतलब कलरफुल वेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल वेयरिंग क्लोथ्स करेगा। सेक्सुअली हाइपर एक्टिविटी होगी उसमें, मतलब कि सेक्सुअली जो भी एक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। वो सोशल एक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, वहाँ से यहाँ जाना, घूमना फिरना, कहीं भी चला जाता है वो। ऐसा नहीं कि घर पे ही रहना है, वो घर से कहीं भी चला जाता है फिर वापस आ जाता है, बट वो आगे पीछे पूरा दिन उसमें घूमना फिरना, मतलब उसमें कभी भी वो ये नहीं फील करता कि हाँ मैं थक गया हूँ। इसमें क्या होता है कि ग्रैंडियोज एक्ट करता है, मतलब ये जो मैनिक पेशेंट्स होते हैं इसमें ग्रैंडियोज एक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। अब आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज, इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज आते हैं पेशेंट्स को। मीन मतलब कि पेशेंट्स को जो भी बातें करेगा घुमा फिरा के बातें करेगा, घुमा इतने कहाँ एक टॉपिक से कहाँ लेके जाएगा, मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज, बहुत ज़्यादा आइडियाज आते हैं पेशेंट्स को। इसमें ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ये पेशेंट। हम उसको कोई भी टॉपिक देंगे तो वो ईजिली उसी टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम उसको कोई भी काम देंगे तो वो उसे ईजिली डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसमें आता है डिलीजन ऑफ ग्रैंडियर मैंने आपको पहले भी समझाया कि इसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझता है। और इसमें लैक ऑफ जजमेंट, मतलब उसमें कोई जजमेंट नहीं रहती, वो कोई भी चीज़ को जज नहीं करता है, वो मतलब हर चीज़ ऐसे कर देता है कि नहीं बस मैंने करना है, मतलब लैक ऑफ जजमेंट, किसी को कोई भी काम को सोच समझ के नहीं करता। इसमें पेशेंट को मेन याद रखना कि जो भी मेनिक पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी जो स्पीक होती है बहुत ज़्यादा लाउड होती है, वो इतनी ज़ोर से बोलता है कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये वो मेनिक पेशेंट है। नाउ द ट्रीटमेंट, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसमें फार्मालॉजिकल ट्रीटमेंट रहती है, ठीक है, साइकोसोशल ट्रीटमेंट रहती है और ईसीटी रहता है। ठीक है, अब आता है इसमें फार्मालॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या रहता है, हम इसमें मेडिसिन, हम क्या क्या मेडिसिन हम मैनिक पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसमें हम देते हैं एक मूड स्टेबलाइजर्स में क्या होता है, एक हम देते हैं लिथियम, ठीक है, जो कि हम 900 टू 2100 mg पर डे देंगे। फिर हम देंगे सोडियम वाल्पोरेट, कार्बाजेनापाइन, ओके, 200 टू 1600 mg पर डे। अब फिर हम देंगे एंटीकन्वर्जेंट्स, इसमें हम क्लोंजिपाम देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। फिर हम एक साइको सोशल ट्रीटमेंट भी देते हैं। हम मैक्सिमम जो मैनिक पेशेंट्स होते हैं हम उनको साइको सोशल ट्रीटमेंट्स ही प्रेफर करते हैं, जैसे हम उनको एक फैमिली थेरेपी दे देंगे, कोग्निटिव थेरेपी दे देंगे, इंडिविजुअल थेरेपी दे देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। हम इसमें थेरेपीज देंगे तो हम फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी हम क्यों देंगे, इसलिए कि मतलब वो ईजिली रिकवर कर सकें। नाउ द ईसीटी भी हम इसको प्रेफर करेंगे। अब आते हैं नर्सिंग असेसमेंट में हम करेंगे डायग्नोज। हम कैसे किसी पेशेंट को डायग्नोज करेंगे कि दिस इज अ मैनिक पेशेंट। इसमें क्या होता है, रिस्क फॉर इंजरी बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों हमें रिस्क फॉर इंजरी क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि पेशेंट जो होता है अपने आप को इंजरी भी करवा सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, मतलब अपने इतना एक्साइटेड होता है कि आगे पीछे कहीं भी घूमेंगे तो उसको मतलब कहीं भी लगने की मतलब होती चांसेस होते हैं। इसमें रिस्क फॉर इंजरी रहता है। क्यों? रिलेटेड टू एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी रहता है और इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं। एज एविडेंस बाय, कैसे हम एविडेंस करेंगे? लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उसमें कंट्रोल ही नहीं है ज़रा भी। मूवमेंट्स, हर टाइम मूवमेंट्स करता रहता है, अपने हाथ हिलाता रहता है, पाँव हिलाता रहता है, हर किसी को टच करना, हर किसी को मारना, मतलब इसमें लैक ऑफ कंट्रोल नहीं रहता। इस वजह से उसको इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। Now the second is impaired social interaction. इसमें impaired social interaction रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ज़्यादा सोशल नहीं होगा, किसी से बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें शॉर्ट अटेंशन स्पैन होगा, मतलब कि किसी के साथ भी
ज़्यादा अटेंशन नहीं देगा किसी को, ज़्यादा मतलब हाफ अटेंशन देगा कि हाँ थोड़ी सी अटेंशन दी फिर चला गया, थोड़ी सी अटेंशन दी फिर चला गया, मतलब कि इसमें इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रहता है। क्यों रहता है? रिलेटेड टू द शॉर्ट अटेंशन स्पैन एज एविडेंस बाय इनइफेक्टिव क्वालिटी ऑफ सोशल एक्सचेंज। मतलब अपने आप को ही चेंज नहीं करता है सोशली। हम जैसे हम नॉर्मल जो पीपल्स होते हैं वो सोशली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी ठीक है, सोशली हमने कोई भी काम करना है तो हम ऐसे करेंगे, बट ये अपने आप को सोशली एक्सचेंज नहीं करते हैं। Now the third is ineffective coping skills related to poor impulsive control. Ineffective coping skills मतलब ये coping skills इसमें बहुत कम होती है। मतलब ये अपने आप को ये सोचते हैं कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मतलब वो कोप अप नहीं करेगा। कैसे? जैसे हम उनको थेरेपीज दे रहे हैं, फैमिली थेरेपी दे रहे हैं, ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं, इससे वो इनइफेक्टिव मतलब कि इनइफेक्टिव कोपिंग स्किल्स कि इतनी जो अभी तक जो भी स्किल्स हैं वो कोप अप ये अपनी प्रॉब्लम से कोप अप नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पुअर इम्पल्सिव कंट्रोल होता है उसमें, उसके जो इम्पल्स है उसको इतना कंट्रोल नहीं रहता खुद पे। वो जो करता है वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, उस पर इतना कंट्रोल नहीं है कि वो अपने आप को ठीक कर सके। एंड फोर्थ इज डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। हाँ, अब इसमें डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो पेशेंट्स को फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे तो थॉट प्रोसेस तो उसका डिस्टर्ब होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेट ही नहीं कर रहा वो किसी चीज़ पे। मतलब किसी भी चीज़ को ना तो वो ऑर्गेनाइज करता है अच्छे से, ठीक है, ना उसको ओरिएंटेशन है किसी चीज़ की प्रॉपरली। नाउ द नर्सिंग इंटरवेंशंस। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होते हैं? जिसमें हमने क्या क्या पेशेंट्स को, मेनिक पेशेंट्स को हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इंटरवेंशंस दे सकते हैं। हमने असिस्ट करना है पेशेंट को कि असिस्ट द पर्सन टू डिक्रीज देयर एजिटेशन एंड हाइपर एक्टिविटी। हमने उनको पेशेंट्स को हमने बोलना है कि कम से कम उनकी हाइपर एक्टिविटी को हमने कम करवाना है, ठीक है। हमने एक नाउ द सेकंड इज डेवलप रिलेशनशिप विद द पेशेंट, एग्जांपल ट्रस्ट। हमने एक अच्छा रिलेशनशिप पेशेंट के साथ बनाना है, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनाना है। क्यों? कि वो हमसे एक तो बातें शेयर करें एक दूसरे के साथ, ठीक है, हमारी जो भी कोपिंग स्किल्स है वो हम इजीली जो है उनको दे सकें। नाउ द थर्ड इज इंश्योर दैट द पर्सन इज रिमेन फ्री फ्रॉम इंजरी। हमने इंश्योर कराना है कम से कम वो एक्साइटेड ना हो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो इंजरी नहीं होगी, उसको हमने इंश्योर करवाना है कि दैट द पर्सन रिमेन्स फ्री फ्रॉम इंजरी। नाउ द प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर। हमने उनका पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करवाना है। नाउ फिफ्थ इज एडवाइज द पेशेंट टू सोशल इंटरेक्शन। हमने एडवाइस करना है पेशेंट को कि वो सोशली इंटरेक्ट हो, लोगों के साथ बात करे, लोगों के साथ बैठे। नाउ द सिक्स्थ इज प्रमोट सेल्फ केयर एक्टिविटीज फॉर फैमिलीज। हमने पेशेंट को प्रमोट करना है कि वो अपनी जो भी काम है वो खुद करे। हमने उनकी फैमिलीज को बोलना जाके कि वो पेशेंट जो अपना काम खुद करेगा, प्रमोट करना है कि वो अपने हर एक काम, अपना नहाना, अपना ब्रश करना, अपना खाना खाना, सब अपना काम जो है वो खुद करे, सेल्फ केयर एक्टिविटीज करे। Thank you. If you like my video, then please like and subscribe.